के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। बंधन है ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी की मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जिब्रान अमीत आप सबका स्वागत करता हूं हमारी आजादी की पाठशाला में। और दोस्तों, इस आजादी की पाठशाला में हम रोजाना 3 बजे किसी ना किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, फिर वो चाहे हमारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो, फिर वो चाहे हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, या हमें मोटिवेट करने में मदद कर सकें। और दोस्तों, इसी कड़ी में हर मंडे को हम लेकर के आते हैं हमारा बात आजादी की प्रोग्राम। ये बात आजादी की प्रोग्राम जहां पे हम उन सक्सेसफुल लीडर्स से बात करते हैं जो मोदी केयर में आज एक बहुत अच्छा लेवल, एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और अपने बिजनेस को और अपनी टीम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और उसी कड़ी में दोस्तों, आज हम जिस व्यक्ति से बात करने वाले हैं, राजस्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिर्फ वो रहने को तो राजस्थान में रहते हैं, बट उनकी टीम आज बहुत सारे जगहों पे फैली हुई है और साथ ही साथ दोस्तों अपने साथ जुड़े हुए कई लोगों को वो लखपति बना चुके हैं, यानी कि हर महीने लाख लाख रुपए महीना उनकी टीम में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जिनसे हम बात करने वाले हैं हमारे मोदी केयर के ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर मिस्टर वीरेंद्र सिंह परमार जी से। और दोस्तों, आज जो हम उनके थ्रू जानेंगे, आज उनसे जो हम टिप्स लेने वाले हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या वो सारी चीजें करने के लिए, उसके लिए मैं चाहूंगा हम सब लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ चैट बॉक्स में, यूट्यूब के चैट बॉक्स में हमारे वेलकम मैसेजेस के साथ आप सबके सामने मैं स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत को जो लाखों की मदद कर चुके हैं। तो जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे मिस्टर वीरेंद्र सिंह परमार जी को। परमार सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू जिब्रान सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस सेशन में आने के लिए और हम लोगों को उस जानकारी पहुंचाने के लिए जो जानकारी कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनको आगे बढ़ाने में वो सफलता का मूल मंत्र जो आज आप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत। और हम ये भी जानते हैं सर आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज आपकी टीम जो है अगर हम देखें पूरी हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे फैली हुई है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकें, अपने बारे में बताएं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्कूलिंग करी तो कहाँ से करी और उससे मोदी केयर में आने से पहले क्या करते। बिल्कुल जिब्रान सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये मौका दिया। और गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं राजस्थान का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर और उसकी छोटी सी तहसील है बसेड़ी।
वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर साहब गांव के मुखिया थे, सरपंच थे उस समय, और लंबे समय तक वो सरपंच रहे। मैंने सरकारी स्कूल से ही मैंने अपनी स्कूलिंग करी और 12th करके फिर मैं जयपुर आया, पढ़ने के लिए जयपुर आया था। और कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, बहुत जल्दी मैंने सुना दी है, और मैंने कई बार मौका मुझे मिला है तो मैंने बड़ी विस्तार से सुनाई है कि जीवन में कितना स्ट्रगल था। फिर मैं जयपुर आ गया था, पढ़ने के लिए आया था। फिर जयपुर में छोटे मोटे मैंने काम करे थे, और सपने बड़े बड़े थे शुरू से। और जयपुर में आने के बाद में फिर यहाँ भी काफी सारा स्ट्रगल किया, सपनों को पूरा करने के लिए काम किया मैंने। और वैसे ऐसा नहीं था कि जीवन में स्ट्रगल की जरूरत नहीं थी, बिकॉज मेरे फादर साहब काफी अच्छा काफी अच्छे लेवल पे थे, मतलब राजनीति में थे, और हमारे पास खूब सारी जमीन थी। तो मुझे लगता है कि पैसे की शायद बिल्कुल भी कमी हमने कभी देखी नहीं, लेकिन बचपन से सपने थे बड़े, और यही बस जिद थी कि कुछ करना है लाइफ में। तो जिब्रान सर, स्कूलिंग हुई मेरी बिल्कुल सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा, और एक एवरेज स्टूडेंट था, कभी ज्यादा मतलब डल भी नहीं रहे, इंटेलिजेंट ज्यादा नहीं हुए, और बस गांव से शुरुआत करी सर। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मैं देखूं सर, कहीं बहुत बड़े शहर से बिलोंग नहीं करते हैं, एक छोटे से गांव धौलपुर के पास, वहां से आपने शुरुआत करी, और स्कूलिंग भी, बिकॉज लोग ये सोचते हैं सरकारी स्कूल में पढ़े यार क्या करेंगे, बट वहां से पढ़ने के बाद भी मेन चीज, जैसा आपने कहा कि सपने बड़े थे। तो अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है कि लीडर जो होते हैं ना, वो वाई से स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे, जैसा आपने बताया कि फादर भी राजनीति में अच्छे लेवल पे थे, तो बहुत ज्यादा पैसों की तो नहीं थी, तो ऐसे में आपका वो वाई क्या था? क्योंकि हाउ के ऊपर तो सब बात करते हैं, बट क्यों करना चाहिए वो आपके दिमाग में क्यों आया? मतलब ऐसा क्या आया कि आपको मोदी केयर करना है या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना है? तो वो चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे, वाई क्या था आपका? बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरे फादर चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। मेरे परिवार में से ज्यादातर टीचर हैं, पटवारी भी हैं, और आर्मी पुलिस में भी लोग हैं हमारे परिवार में से। तो मेरे फादर भी ये चाहते थे, फादर की बहुत अच्छी जानकारी भी थी। राजस्थान में जब आते थे तो यहाँ भी उनकी अच्छे अच्छे मंत्रियों से और उनसे जानकारी थी, तो वो चाहते, हमारे जो रिश्तेदार थे वो भी जो है आर्मी में अच्छे लेवल पे थे। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि कहीं पुलिस में लग जाओ या टीचर बन जाओ या कुछ ना कुछ करो, आर्मी में चले जाओ। मेरे का फिजिकली मैं शुरू से, मेरी हाइट वाइट बिल्कुल सही थी, मैं फिट था, तो पिताजी को लगता था कि तुम आर्मी में जाओगे, तुम आर्मी में जाओ। लेकिन मेरे दिमाग में शुरू से एक बात थी कि मुझे करना तो बड़ा काम है, और लेकिन मैं नौकरी से फिर बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे सपने बहुत अलग थे। तो अब मैं जब घर छोड़ा था, तो घर छोड़ने के ये भी एक कारण था कि पिताजी मेरे कह रहे थे कि नौकरी, मतलब पापा ने किसी से बात कर ली थी नौकरी के लिए, आर्मी में जाने के लिए, और मैं जाना नहीं चाहता था। मतलब हमारे रिश्तेदार भी थे, तो वो उनसे बात कर ली थी, बोले कि इनको चलो वहां फिट करते हैं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। और ये घर छोड़ने का एक कारण ये भी बना कि मैंने घर से इसलिए भागा कि कहीं मुझे नौकरी ना लगवा दे। मेरा वाई बिल्कुल क्लियर था कि टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, जो मेरे सपने हैं वो मैं पूरा करूंगा। तो मेरा वाई शुरू से क्लियर था कि मुझे क्यों करना है। मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मेरी बड़ी गाड़ियों से मुझे प्यार था, बड़ा घर, मतलब बंगलों में मैं रहना चाहता था, और बैंक बैलेंस भी बहुत सारा हो, मतलब ऐसी लाइफ और ऐसी लाइफ स्टाइल के बारे में सोचता था। तो मेरा वाई बिल्कुल क्लियर था कि नौकरी से बिल्कुल ये सपने पूरे नहीं होंगे, मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, या मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तो वाई मेरा क्लियर था सर। राइट सर। यानी कि अगर हम देखें कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, आपके पास एक नौकरी की अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी आपके दिमाग में था कि नहीं, कुछ अलग, कुछ बड़ा करना है। वो सारी चीजें जो हमने बचपन से सोच करके रखी हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें नौकरी की जगह कुछ और प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, और उसी वजह से आपने ये प्लेटफॉर्म चूज किया कि डायरेक्ट सेलिंग या मोदी केयर को करना है, जहां से हम अपने सारे सपने, बिकॉज गाड़ियों की तो हम बात करें सर, मैं देखता रहता हूँ आपकी हाइट और हेल्थ, तो पर्सनैलिटी तो आपकी ऑल दो माशाल्लाह बहुत अच्छी है ही है। जब गाड़ी के साथ आप अपनी फॉर्च्यूनर के साथ चलते हैं ना, तो वो और बेहतर फील दे देती है, एक लुक दे देती है, वो जो कहते हैं ना ऑरा, वो ऑरा दिखाई देता है जब आप अपनी गाड़ी में चलते हैं। तो राइट सर। बट एक चीज और आती है, देखिए आपने अपना वाय तो रखा था कि हाँ मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है, बट जब कोई लक्ष्य होता है और हम उस लक्ष्य के पीछे जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि सब कुछ आसानी से हो जाए। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं,
तो जैसा आपने कहा कि नहीं, घर वालों का था, फादर का था, नौकरी करो, और ऐसे में आपने मोदी केयर को चुना, तो क्या मुश्किलें आपको सामना फेस करनी पड़ी, या जब आप इस बिजनेस में आए तो रिजेक्शन जो आपको आए, तो क्या आपने भी वो रिजेक्शन फेस करे या क्या चैलेंजेस फेस करे? एक बार अगर उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते। बिल्कुल सर, मेरे मेरे जो बड़े बड़े ब्रदर हैं वो टीचर हैं, और छोटे वाले ब्रदर भी अच्छी खासी एजुकेशन है, उनकी नौकरी तो नहीं लगी, लेकिन वो शुरू से पिताजी के साथ में राजनीति में चले गए, अभी वो कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो मेरे फादर साहब को मेरी बड़ी चिंता रहती थी कि ये पता नहीं क्या करेगा। बड़े वाले तो चलो सेट हो गए, उनको सरकारी नौकरी मिल गई, छोटे वाले भी सेट हो गए, उनकी राजनीति में भी पकड़ थी और वो कॉन्ट्रैक्टर भी बन गए, ठेकेदार। तो ये बोले ये क्या करेगा, मेरे को लेके हमेशा वो टेंशन में रहते थे। और जब मैं मोदी केयर में आया, जैसा आप बता रहे हैं, जब मैं मोदी केयर में आया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, क्योंकि एक तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो उनको इस लाइन का, डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस हो उनके पास, तो उनको ड्राइव करना बड़ा इजी हो जाता है, और ना सुनने की पहले से उनको आदत होती है। और मैं क्या फर्स्ट टाइम जब इस इंडस्ट्री में आया था, मोदी केयर जब मैंने ज्वाइन करा था, तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेमो भी देना पड़ता है, लोगों से बात भी करनी पड़ती है, और आग्रह करना पड़ता है, और आग्रह तो शुरू से हमारे एटीट्यूड में था ही नहीं, तो बड़ी दिक्कत, बहुत चैलेंजेस आए थे। और लेकिन फिर एक चीज बहुत जल्दी समझ में आ गई, मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मतलब एक चीज बहुत जल्दी समझ में आ गई कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है, तो आपको एक तो ये भूलना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और आपको ये भी भूलना पड़ेगा कि आप क्या हो। ये भूल के और आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब मुझे अच्छी तरह ध्यान है सर, तो जब मैंने पहली बार डेमो किट बनाया था, मेरा तीसरे दिन मोदी केयर में जब आया, तो मैंने तीसरा दिन डेमो किट बनाया अपना, और मेरे पास उस समय सफारी गाड़ी हुआ करती थी, 14-15 लाख रुपए की गाड़ी थी उस समय, और मैं सफारी गाड़ी में अपनी में डेमो किट लेके, और जब मैं लोगों को डेमो देने जाता था, तो लोग मेरे से ये कहते थे, देखो लोगों को मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता था, मैं जो काम करता था रियल एस्टेट का उसके बारे में पता था, लोगों को इतना पता था कि जयपुर में सबसे बड़ा काम इनका हॉस्टल का है, 4-5 हजार बच्चे इनके पास में रहते हैं, तो उनको सबको पता था कि इनकम इनकी क्या है। तो मैं जब डेमो किट लेके अपनी सफारी में से जब लोगों के सामने बैठता था, तो लोग कहते थे कि प्रॉपर्टी वालों के इतने बुरे दिन आ गए कि आप ये तेल साबुन सोडा शैम्पू बेचने लगे, तुम तो जमीनें बेचते थे। तो ये चैलेंज थे सर, लेकिन मैं इन चैलेंजों को दूसरी तरीके से लेता था। मैं ऐसे लेता था इस चैलेंज को कि शायद इनको कुछ नहीं पता, कि ये जानते नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। बहुत से लोग लड़ लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आपने ऐसा कैसे बोला। मेरे से लोग जब बोलते थे तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता, और मैं कहता था कि शायद मन में सोचता था कि इनको नहीं पता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे खूबसूरत काम कर रहा हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और मैंने जो डिसीजन लिया है वो मैं जानता हूँ, शायद इनको नहीं पता। तो मैं धीरे धीरे उनको हैंडल करता था। ये एक्चुअली सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आती है ये सारी चीजें। तो ये जो ऑब्जेक्शन थे मैं उनको हैंडल करने लगा धीरे धीरे, और फिर मुझे तजुर्बा हो गया कि अब कौन क्या क्वेश्चन करेगा, मुझे जवाब क्या देना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। मुझे पहली बार मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि मैंने जब डेमो दिया था, तो मुझे कई बार मैंने ये सोचा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये डेमो देना मेरा काम नहीं है यार, मैं लोगों को जमीनें बेचता हूँ। और सर मैं बताऊं आपको कि जब हम प्रॉपर्टी का काम करते थे, रियल एस्टेट का काम था, तो मेरे काउंटर के नीचे नोट का कट्टा भर जाया करता था, मतलब बोरी जो होता है वो भर जाया करता था। और मैं लड़के को बोलता था, ये 2011-12 की बातें हैं, मैं लड़के को बोलता था वो कि इसको उठा कट्टे को मेरी गाड़ी में पटक दे। तो वो 2 लड़के उठा के कट्टे को ले जाके गाड़ी में, मतलब उसमें पैसे भरे होते थे, वो मेरी गाड़ी में पटकते थे। तो मैंने बहुत दिन देखे हुए थे, और फिर मुझे एक तरफ लग रहा था मैं क्या ये डेमो प्लान ये लाल पीला हरा कर रहा हूँ। तो कई बार मैं भी डीमोटिवेट हुआ, खुद भी हुआ, लेकिन सर सपने बड़े थे। मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि मैं 7-8 से होटल और जो है हॉस्टल इंडस्ट्री में हूँ, मैं रियल एस्टेट में हूँ, लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं हुए। मैं 14-15 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे 8-10 साल हो गए इस लाइन में, तो मैं कर क्या रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे मेरे जल्दी सपने पूरे होंगे। तो मैं लोगों की सुनता नहीं था, मैं आगे बढ़ता था। मैं लोगों की सुनता नहीं था, मैं आगे बढ़ता था। और जब लोग ये कहते थे तो मैं अपनी स्पीड और बढ़ा लेता था, क्योंकि मैं जब वो बोलते थे तो लिपसिंग में मैं उनकी नेगेटिव चीजें नहीं सुनता था, मैं पॉजिटिव सुनता था। मैं कहता था ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, तुम करो। वो नेगेटिव बोलते थे, लेकिन मैं उनकी लिपसिंग को जब देखता था तो मुझे लगता था ये मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, मेरे को बूस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा तरीका था सर कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव में लेना, और यही कारण है।
परफेक्ट परफेक्ट सर, ये बहुत कम लोगों में होता है। लोगों क्योंकि जैसा आपने कहा ना, निगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, और आपके पास सारी चीजें पहले से थी, एक अच्छा बिजनेस था, अच्छा पैसा कमा रहे थे, मतलब जो लोग सोचते हैं वो सारी चीजें आपके पास थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो एक कमी सी दिख रही थी आपको, जिस कमी को पूरा करने के लिए आपने करा। और जब रिजेक्शन की बात आई तो जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लोगों को बताया कि लोग जो रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी ना को जो है ना हम अपने लिए पॉजिटिव में ले लें, कि उनका कहना ये कि नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ये तुम्हारा सपना है। ये सब चीजें जब हम सोचते हुए चलते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो अगली चीज जो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए आपका बैकग्राउंड अलग था, बट आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये एक्शन से बढ़ता है। तो आपके हिसाब से वो कौन सी एक एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? जैसा आपने कहा कि आप डेमो करते थे, तो क्या वो एक्टिविटी डेमो करना है, या नए लोगों को लेकर के आना है, लोगों को इनवाइट करना है, या फॉलो अप करना है, या कुछ और? आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी एक एक्टिविटी जो ज्यादा जरूरी है सबके लिए? बिल्कुल सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मेरा ये दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता मैं गलत हूं कि सही हूं, लेकिन मेरा मानना ये है सर कि इसमें जो एक्टिविटी है वो एक एक्टिविटी से तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हम एक डेमो करते रहे तो उससे भी बड़ा काम नहीं होगा, एक केवल प्लान करते रहे तो उससे भी बड़ा काम नहीं होगा, केवल हम मीटिंग में ही जाते रहे तो उससे भी बड़ा काम नहीं होगा। हमें इस सारी एक्टिविटी का एक कॉम्बो बनाना पड़ता है, कॉम्बो बनाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा, जब मैं मोदीकेयर में आया था तो 1,50,000 से डायरेक्टर बनते थे, और मैं जब 16% पे था, अजमेर रोड पे एक होटल पंचशील हुआ करता था, आज भी है। मैं 16% से, उस समय उसका 4,500 रुपए रेंट हुआ करता था। मैं 16% पे जब था, जब से मैं उसमें मीटिंग करने शुरू कर दिया था मैंने, मैं सब 16% पे था। मैं देखता हूँ, मैं अपनी टीम में मैं देखता हूँ कि लोग डायमंड भी बन गए, लोग प्लेटिनम भी बन गए, लेकिन अभी भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, आप फ्रंट पे आके वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह लग गया था कि मैं डेमो, अगर केवल डेमो करता रहा तब भी मेरा काम नहीं होगा, बड़ा काम नहीं होगा। अगर मैं प्लान करता रहा तब भी बड़ा काम नहीं होगा। अगर सिर्फ मैं मीटिंग करता रहा, डेमो प्लान नहीं करूंगा तब भी बड़ा काम नहीं होगा। सिर्फ मैं नए लोगों पे काम करता रहूंगा और उनको ट्रेंड नहीं करूंगा बाय मीटिंग, बाय ट्रेनिंग, तो तब भी मेरा बड़ा काम नहीं होगा। तो मैंने क्या किया सर, एक कॉम्बो बनाया। कॉम्बो क्या है कि मैं डेमो भी करूंगा, मैं प्लान भी करूंगा, मैं मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करूंगा, और नए लोगों पे मैं काम भी करूंगा। तो एक कॉम्बो बना के मेरे दिमाग में एक बिल्कुल चीज एक फिट थी कि मुझे सारे काम करने हैं। कॉम्बो बना के काम करना है कि मुझे डेमो भी करना है, प्लान भी करना है, मुझे मीटिंग भी करनी है, नए लोगों को ट्रेंड भी करना है, नए लोगों पे काम भी करना है, न्यू लीड कहाँ से जनरेट करनी है, कहाँ से मिल सकती है। तो मैं ऐसे करके मैं सारी चीजों पे काम करने लगा, और यही कारण है सर कि ये जो स्पीड थी और मेरी बढ़ गई। ज्यादातर मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग मेरे से कहते हैं, सर आपने कहा था मीटिंग में आना पड़ेगा कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए। मैं पिछले 3 साल से मीटिंग में आ रहा हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने डेमो कितने करे, तो वो कहते हैं हाँ मैं महीने में 1 डेमो कर लेता हूँ। मैं पूछता हूँ उनसे प्लान कितने करे, तो वो कहते हैं मैं प्लान भी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ आपकी जो गेस्ट लिस्ट है उसमें हर दिन आप लोग बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? बोले नहीं सर, महीने का एक आध बंदा मैं बढ़ा लेता हूँ। इसका मतलब उनसे कुछ न कुछ छूट रहा है, केवल मीटिंग में आने से कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है सर कि मेरी स्पीड में शायद जो भी मेरी स्पीड बनी, ये भी एक प्लस पॉइंट था कि मैं सारी चीजों को लेके चला। मैंने इनिशिएटिव लिया मीटिंग करने का, इवेंट करने का, शुरू से सब इवेंट पे बहुत ध्यान दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। अगर हम देखें इन सारी बातों में, जो एक और मैंने पॉइंट यहाँ पे निकाला खास करके हमारे व्यूअर्स के लिए, वो यही है कि मीटिंग का इनिशिएटिव भी लेना है। हमें प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, हमें बिजनेस प्लान दिखाना है, हमें डेमो दिखाना है, बट कई बार ये लोगों के साथ चैलेंज आता है, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, इवन एसएडी तक पहुंच जाते हैं, बट वो अपनी मीटिंग नहीं करते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, जैसा अभी परमार जी ने आप लोगों को बताया दोस्तों, कि डायरेक्टर लेवल पे ही उन्होंने अपनी खुद की मीटिंग करना शुरू कर दी थी। अपलाइन के भरोसे नहीं, अपलाइन तो अपनी मीटिंग कर ही रहा है। हमको अगर अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो हमें भी वो चीज करनी पड़ेगी। और ये कॉम्बो जो बताया ना कि आपको डेमो, प्लान, ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, ये सब का एक कॉम्बिनेशन बना करके हमें चलना है, अगर हम अपने आप को एक अच्छी सक्सेस पे लेकर के जाना चाहते हैं। अगला सवाल जो मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक पुरानी फिलोसॉफी भी कही जाती है, ये भी हम सब जानते हैं कि एग्जाम्पल इसका बिल्कुल एक बाल्टी की तरह होता है, और वो बाल्टी जिसमें नीचे से छेद हो रखा है। ये कहते हैं कि ऐसी बाल्टी जिसमें अगर पानी हम लगातार न डालें तो पानी निकलता रहेगा और बाल्टी खाली हो जाएगी। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ एक्टिवेट हों या हमारे साथ रुके रहें, रिटेन हों। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हो न्यू ज्वाइनीज को एक्टिवेट करने के लिए और उन्हें
समय तक अपने साथ रिटेन करके रखने के लिए? बिल्कुल सर, मेरे एक तो सर ये चीज है कि मेरे कई रिश्तेदारों के क्रैशर मशीनें हैं। क्रैशर मतलब वो पत्थर जो होते हैं, पत्थर से वो गिट्टी बनती है और गिट्टी फिर उसको रोड़ी बोलते हैं। वो कई जगह सड़कों में काम आती है, छतों में काम आती है। तो मैं जब उनसे मिलने जाता था, उनकी मशीनों पर जाता था, तो एक चीज दिमाग में पहले से क्लियर थी, तो जो वो भाटे जो होते हैं, वो पत्थर जो होते हैं, जब तक वो उस पर रॉप पे जो चलते हैं, जो है एक चैन होती है, उस पर रखा रहता है, वो मशीन में जाता है, वहां से वो गिट्टी बनती है, छोटी छोटी गिट्टी बनती है, रोड़ी बनती है। एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि जिस दिन पट्टे पे पत्थर रखना बंद हो जाएगा, उधर से गिट्टी गिरना बंद हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल जो है, जो गिट्टी है, वो रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पट्टे पे जाएगी, तभी वो मशीन में जाएगी, तभी वो रोड़ी बनाएगी, तभी वो गिट्टी बनाएगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं सर कि ठीक है, जो हमारे पास है हम उन्हीं में लगे रहते हैं और नए लोगों पे काम नहीं करते, रॉ मटेरियल पे हम लोग काम नहीं करते। जब लोग छोड़ के जाते हैं तो हम भी हताश हो जाते हैं, हम भी नर्वस हो जाते हैं। हमको लगता है ये बिजनेस ऐसा है कि ये हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो आए थे लोग छोड़ के चले गए। ये ऐसा उन लोगों को लगता है जो नए लोगों पे काम नहीं कर पाते। दूसरा कारण ये भी होता है कि जो लोग हमारे साथ में, मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती थी सर, मेरा ये रहता था कि मैं जल्दी कोशिश करता था कि उनकी जेब में पैसे डालूं। मैं उनके साथ लग जाता था और मैं चाहता था कि इनकी जेब में अगर 2, 4, 5, 10, 15, 20 हजार रुपए आने लग गया तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो मैं उनके साथ में स्पीड में लगता था। मैं जल्दी से उनको डायरेक्टर बनाता था, जल्दी से फिर सीनियर डायरेक्टर बनाता था, फिर ईडी बनाता था। मेरी टीम में आप देखिए कि बहुत सारे टाइटल्स हैं, बहुत सारे टाइटल्स हैं। तो मेरी शुरू से एक प्लानिंग रही, पॉलिसी रही कि जो भी बंदा नया आ रहा है उसको पकड़ो और एकदम स्पीड में लग जाओ, जिससे उसकी जेब में पैसा जाएगा। आपकी जेब में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब उसकी जेब में पैसा जाएगा तो फिर वो रुकेगा, डेफिनेटली रुकेगा। उसके मन में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। लोग छोड़ के ऐसे भी जाते हैं कि 2-2 साल हो जाते हैं, 2-2 हजार के चेक बनते हैं, तो उनको लगता है शायद हम नहीं कर पाएंगे, हमारी अपलाइन शायद नहीं हमें बता पा रही है, या अपलाइन को ऐसा लगता है कि पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मैं पहली मेरी जो पॉलिसी रहती थी कि पहले 3 महीने में उसकी जेब में उस समय मेरी पॉलिसी थी कि पहले 3 महीने में उसकी जेब में 5 से 10 हजार रुपए डालना। और जब वो 5 से 10 हजार पे पहुंचता था तो उसको एनर्जी मिलती थी, फिर वो कोशिश करता था आगे 10 से 15 हजार पे जाने में। तो ये पॉलिसी थी। तीसरी चीज ये थी सर कि हम लीडरशिप पे शुरू से काम करते थे। मतलब लोगों को मौका देते थे स्टेज पे आने का। उसको कहते थे चलो तुम डेमो करो, तुम प्लान करो, तुम प्रोफाइल बताओ, तुम होस्टिंग करो। तो लोगों को ये भी एक शौक लगता था कि मतलब जब स्टेज पे आ गए तो वो अपनी जिम्मेदारी समझता था। तो हम लीडरशिप पे भी हमने काम किया कि लोगों को हमने लीडर बनाने पे काम किया कि भैया अब तुम आ गए हो तो तुम अब लीडर हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को पैसा कैसे कमा के दोगे, तुम अपनी टीम को कैसे संभालोगे। तो हमने लीडरशिप पे भी काम किया, हमने उनके चेक भी जल्दी बनाए। और क्रैशर वाला मैंने एग्जांपल आपको दिया था, अच्छी तरह पता था कि रॉ मटेरियल पे काम करना पड़ेगा, नए लोगों पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि सर आप भी जानते हैं इस बिजनेस की फितरत है कि जो लोग आए हैं वो हम कुछ लोग जाएंगे, वो जाएंगे, इस बिजनेस का नेचर है, वो जाएंगे। अगर हम नए लोग नहीं ला रहे तो वो एक दिन वो जो लोग हैं वो कम हो जाएंगे हमारे, और इतने कम हो जाएंगे फिर हमको जीरो से स्टार्ट करने में समय लगेगा, या फिर हम नर्वस भी हो सकते हैं। लेकिन नए लोग आ रहे हैं, 10 लोग नए आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 हमारे पास रुक रहे हैं, फिर 10 आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, फिर हमारे पास 8 रुक रहे हैं, 4 गए लेकिन 16 हमारे पास बच गए। तो ये चीज भी सर मुझे लगता है कि इस चीज पे हमने शुरू से काम किया, तो एक कारण शायद रहा होगा कि लोग हमारे पास रुकते गए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो फर्स्ट में मेरे साथ जुड़ा वो आज भी मेरे साथ है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, मैं एक ही व्यक्ति है जो छोड़ के गया मेरे को, और वो भी कई कारण हुए, उनके पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी रही। नहीं, मैंने जो शुरू में जो स्ट्रक्चर बनाया था, मेरे जो फ्रंट में व्यक्ति है एक भी छोड़ के नहीं गया है, मेरे साथ आज भी काम कर रहे हैं सर, एक भी छोड़ के नहीं गया। परफेक्ट सर। और उसके पीछे की वजह तो आपने हम लोगों को बताई दी कि एक्टिवेट करो, उनको स्टार्ट कराओ। और शुरुआती, बिकॉज चैलेंज जो हम देखते हैं ना ज्यादातर यही होता है कि शुरुआती दौर में अपनी डाउनलाइन के साथ आदमी नहीं लगता। और जैसा आपने कहा कि जब उनको शुरुआत में ही आगे बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं, उनको पहली इनकम पे पहुंचा दो, 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार की इनकम पे अगर हमने पहुंचा दिया तो वो लंबे समय तक हमारे साथ रुकेगा। क्योंकि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जब किसी की जनरेट हो जाती है, 5 हजार भी अगर किसी को पैसिव इनकम के तौर पे आने लगे ना, तो कोई भी व्यक्ति छोड़ करके जाने के बारे में नहीं सोचता। और यही वजह है कि आपकी टीम आज आपके साथ इतने लंबे समय से रुकी हुई है और लगातार आपकी टीम भी आगे बढ़ती चली जा रही है।
अगला सर जो इसमें मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी आपने भी थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया था, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम ओवरऑल देखें तो ये ट्रेनिंग्स, इवेंट्स और सेमिनार्स, ये जो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार कहते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये एनटीएस जो होता है ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है? बिल्कुल सर, ये तो ऐसे मानिए कि रीढ़ की हड्डी है, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है ये। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, इवेंट, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, मतलब ये तो जान है इस बिजनेस की। अगर मैंने देखा है सर कि जो लोग केवल मीटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, केवल वैसे ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग, इवेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका काम फिर बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाता है। मैंने शुरू से, जब मैं आया था और जब जयपुर में सेमिनार, मीटिंग होते थे, तो मैं भी जाता था उसमें। मैं तो अपनी गाड़ी में, जब सफारी गाड़ी थी, तो मैं 5-6 लोगों को लेके जाता था उसमें। तो वहां मैं जब देखता था तो मुझे लगता था कि ये गैदरिंग का काम है, ये भीड़ का काम है, शुरू में ये भीड़ का काम है। और जैसा मैंने पढ़ा भी था, एक सिद्धांत है, घी का सिद्धांत है कि 32-33 किलो आप घी जो है दूध जमाएंगे तो उसमें से 1 किलो घी निकलता है, और आप दूध ही कम जमाएंगे तो फिर घी भी कम निकलेगा। तो एक एवरेज थी कि हमको अभी भीड़ इकट्ठा करना है। तो मैंने शुरू में एक लाइन लिखी थी कि जिसके जितने ज्यादा लोग, उसका उतना बड़ा बिजनेस। ये शुरू में ही एक लाइन लिखी थी, जो आज भी हमारी पूरी टीम फॉलो करती है इसको। और जब भी कोई इवेंट, चाहे कंपनी का हो, चाहे अपलाइन का हो, हम कोशिश करते हैं उसको भरने की। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबसे ज्यादा लोग बिठाते हैं, लेकिन हम अपने बेस पे कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग वहां बैठे। शुरू से भीड़ भरो, भीड़ भरो, भीड़ भरो। तो सर मुझे लगता है कि इस बिजनेस में, क्योंकि ये तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें तो जितने ज्यादा लोग आपके पास होंगे उतना ज्यादा डुप्लीकेट बिजनेस होगा, उतनी ज्यादा आपकी फ्रेंचाइजी जो है खुलेंगी। मतलब फ्रेंचाइजी आप बांट सकते हो, लोग, टीम जितनी ज्यादा बढ़ेगी आपका काम होगा। सर मैंने अभी 5-6 दिन पहले मैं देख पा रहा था सर, मेरा बिजनेस अभी प्रेजेंट में लगभग 18 स्टेट में पहुंच गया है सर। 18 स्टेट्स, इंडिया के 18 स्टेट्स में चल रहा है। मैंने अभी जब मैंने देखा कि मेरी टीम कहाँ चल रही है, चाहे वहां 100 लोगों की टीम है, चाहे 10 लोगों की टीम है, लेकिन 18 स्टेट्स मैंने कवर कर लिए। और बाय गॉड सर, मैं बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनके अलावा मैं अभी 5 स्टेट के अलावा कहीं नहीं गया, लेकिन मेरा बिजनेस 18 स्टेट्स में पहुंच चुका है। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, ये नेटवर्किंग की पावर है सर। तो और वहां जाके मैं इवेंट करता हूं, तो इवेंट तो मुझे लगता है इस बिजनेस में इवेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इवेंट से ही सक्सेस मिलेगी, इवेंट से ही आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, इवेंट से आपकी टीम बढ़ेगी, इवेंट से ही आपको अचीवमेंटें मिलेंगी। और जो कंपनी जो पहचान प्रोग्राम कराती है, अगर आपकी इवेंट पे पकड़ है तो बहुत जल्दी कंपनी का जो पहचान प्रोग्राम है उसके लिए भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मुझे लगता है सर, इवेंट तो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। बिल्कुल बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल 18 स्टेट्स इज मतलब बिग अचीवमेंट। हिंदुस्तान में 18 प्रदेशों में आपका बिजनेस फैला हुआ है, और उसके पीछे एक वजह, जैसे आपने सर बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट्स करते रहो और लोगों को उसमें बुलाते रहो। जैसा आपने कहा ना, कई बार लोग चैलेंज करते, लोगों को लगता है यार मैं क्या करूंगा ट्रेनिंग वगैरह, अभी तो मैं होकर के आया था, उसी में वो चीज मैंने सुनी थी। तो वो चीजों को हटा करके, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग नए व्यक्ति से सुनने को मिलता है, और उससे हम कुछ ना कुछ सीख जरूर लेते हैं। और एक इंसान के अंदर ये लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करते रहो और करवाते रहो, लोगों को आगे बढ़ाते रहो। तो आप ऑल्दो अभी सारी स्टेट्स में नहीं गए हैं, बट हाँ यस, जिस हिसाब से मुझे आपकी स्पीड लगती है, जिस हिसाब से आप फील्ड में दिखते हैं, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है बाकी स्टेट्स भी आप कवर करने वाले हैं। तो राइट सर, बहुत अच्छा। और अगला सवाल जो मैं आपसे अब इससे रिलेटेड पूछना चाहूंगा सर, देखिए बिजनेस है और हम सब इंसान भी हैं, तो ऐसे में कुछ गलतियां भी होती हैं हमसे। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा सर कि कोई एक ऐसी गलती जो आपने करी हो और आप उसको दोबारा ना करना चाहते हो, ताकि हमारे जो व्यूअर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो भी आपकी उस गलती से सीख लेकर के उस गलती को ना दोहरा सके। बिल्कुल सर, शुरू में जब मैं इस बिजनेस में आया था, जुड़ा था सर मोदी केयर से, तो मैंने एक गलती करी थी, मैं प्री जज करता था। और मेरे मन में एक दिमाग चलता था कि मैंने जो लिस्ट भी बनाई, तो मैंने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जो मुझे लगता था कि ये कर सकता है। मैंने लिस्ट ऐसे नहीं बनाई कि वो मेरा जानकार है, चाहे वो सब्जी की दुकान लगाता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, चाहे वो मेरा ड्राई क्लीन वाला धोबी है। मतलब ऐसे मैंने
ऐसे मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने क्या देखा, नहीं 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 नहीं, ये तो पंचर वाला तो कर ही नहीं पाएगा, सब्जी वाला कर नहीं पाएगा, और ये तो टीचर है, ये तो ज्यादा कीड़ा करेगा। टीचर का मैंने नाम ही नहीं लिखा, और मैंने नाम लिखा डॉक्टर का लिखा, मेरे जो प्रॉपर्टी के जो साथ के लोग थे उनका नाम लिखा। मैंने सर सिलेक्शन जो किया वो पैसे वालों लोगों का सिलेक्शन किया। तो मैंने प्री जज कर लिया कि ये तो करेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन सर बहुत जल्दी मेरी गलतफहमी दूर हुई, है ना, बहुत बहुत जल्दी मेरी गलतफहमी दूर हुई कि जिनको मैंने देखा कि ये व्यक्ति मेरे साथ आ गया तो ये धूम मचा देगा, धांसू काम करेगा, उसने किया ही नहीं सर। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई अनुभव नहीं है, जैसे मेरी टीम में विक्रम सिंह जी है, विक्रम सिंह राठौर जी, उनको इस इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं था, और ना वो पहली बार इस इंडस्ट्री में आए। जब मैंने शुरू में उनको बताया, मैंने, है ना, बताया उनको कि आप आइए मेरे साथ में, हम मिलके काम करेंगे, तो उन्होंने शुरू में मना कर दिया था। बोले आईडी तो बनवा ली थी, बोले नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, और मुझे, है ना, लोगों को ये बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन और उनका कोई अनुभव नहीं था उनके पास। तो मेरे प्री जज मैंने उनके साथ में किया, मैंने उनके वो साथ में थे, मेरे पार्टनर थे, है ना, मेरे भाई थे, तो मैंने उनके आईडी तो मैंने बना दी थी, लेकिन कहीं भी किसी भी एंगल से मैंने ये नहीं सोचा था कि ये काम करेंगे। लेकिन सर आज विक्रम जी की जो टीम है मेरी बड़ी टीमों में से एक है ना, तो वो मेरे जो मैन लीडर है उनमें से एक है। आज आप देखते हैं नॉर्थ में हमेशा उनका नाम आता है। तो ये क्या है, ये प्री जज मैंने एक बार किया था, लेकिन मैं आपके माध्यम से सब लोगों से बोलना चाहूंगा, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं मेरी टीम में जिनको मुझे लगता था कि ये जिस दिन मेरे साथ में, और मैंने जोड़ा भी उनको, मैंने उनकी आईडी भी बनाई, लेकिन वो टाइम फिश हो गई, उनकी हवा निकल गई थी शुरू में, वो छोड़ के चले गए थे, है ना। लेकिन मैंने जिन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जैसे श्याम प्रताप जी है मेरी टीम में, श्याम प्रताप जी की मुझे इनका ऐसा शाही नेचर था कि ये बोलते बहुत कम थे, इनको जितना पूछा जाता था उतना ही बोलते थे, और ये शर्मीले स्वभाव के थे। तो मुझे लगता था ये आदमी तो कभी करेगा ही नहीं। एक IIT रुड़की से कटारिया जी हैं, उनको मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी डेमो प्लान करने की, बताने की कि मैं इनको बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्री जज मैं कर रहा था कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। आज देखिए एक अरुण शर्मा जी हैं, एक रूपेश सैनी जी। सर रूपेश सैनी जी को मैं पहली बार जब मैंने ज्वाइन कराया था, और मैं जब इनको सामान देने जाता था तो रूपेश सैनी जी बोलते थे, हाँ जी क्या, मैंने की सामान लेके आया हूँ, आओ आओ उतर के आओ गाड़ी में से, मेरे ढाबे पे रख जाओ। रूपेश सैनी जी का सामान, पवन जी का सामान, मैं गाड़ी, सफारी गाड़ी हुआ करती थी, मैं जाके उतर के और उनके काउंटर पे रख के आता था। मेरी नजर में ये था कि ये लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे यूजर है। लेकिन सर आज एक गोविंद जी हमारे, है ना, गोविंद खुरानिया जी, इनका नेचर बहुत बहुत अलग नेचर है, और बहुत शर्मीले भी हैं, इनको कभी गुस्सा आता नहीं है, मतलब इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि आदमी बहुत फाड़ू काम कर सकता है। तो ये जो लीडर है ना सर हमारे, ये लीडर जो जितने भी लीडर हैं हमारे, ये वो लीडर हैं जिनके शुरू में मैंने प्री जज किया था कि ये काम नहीं करेंगे। लेकिन सर आज मेरी टीम की जान यही लीडर है, मेरी टीम की पहचान और मेरी पहचान यही लीडर है। आज अगर दुनिया मुझे जानती है मोदी केयर में, तो इन्हीं लीडर्स की वजह से जानती है। और ये वो लोग हैं जिनको मैंने प्री जज किया था और मैंने सोचा था ये कभी काम नहीं करेंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सर कि इस बिजनेस में प्री जज नहीं करना है, कौन क्या कब क्या कर सकता है और कितना आगे जा सकता है, कौन कितना बड़ा काम कर सकता है, शायद हम सोच भी ना पाए। तो हमारे ये बिजनेस तो हमको ये सिखाता है, कोई भी आओ भैया, तुम कोई भी हो, आ जाओ, तुम ज्वाइन करो, तुम काम करो। बस फिर मैंने अपना नेचर बदला सर, फिर मैंने कोई प्री जज नहीं किया, फिर तो मेरी जो सामने जो पड़ा मैंने उसको ज्वाइन कराया, कोई भी है, बस का कंडक्टर को ज्वाइन करा दिया, बिजली का जो बिल की जो रीडिंग लेने घर पे आता था उसको ज्वाइन करा दिया। मैंने जब घर बनाया था 2012 में, उसके कॉन्टेक्ट मेरे पास थे, किसके जो पीओपी मेरे घर में करी थी, जिसने कलर मेरे घर में करा था, प्लम्बर जो मेरे घर में जो काम किया था प्लम्बरिंग का, उसको भी मैंने ज्वाइन करा दिया। उसके बाद में मैंने फिर डिसाइड किया कि अब प्री जज नहीं करना है, अब तो जो भी आगे आए सबको डायरेक्टर बनाओ, सबको डायमंड बनाओ, सबका जीवन बदलो। तो जो गलती मैंने करी मैं चाहता हूं आप में से कोई ना करे। बिल्कुल 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 सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है सुन करके आपकी बात, बिकॉज ये चैलेंज बहुत आता है, हम लोग प्री जज बहुत करते हैं और सब लोग करते हैं। और जिस हिसाब से मैं आपकी टीम से मिला हूं, मैं आपकी टीम के साथ वर्क कराए, तो मैं देखता भी हूँ यहाँ पे हर वो व्यक्ति, फिर वो चाहे IITian हो हमारे, या फिर पहले से होटल के मालिक हो, या ढाबा चला रहे थे, या हर व्यक्ति को आपने फोकस करा और हर व्यक्ति को आगे बढ़ाया। सबसे अच्छी चीज सर यही थी कि आपने प्री जज नहीं करना, बाद में जो शुरुआत में गलती कर दी थी वो गलती धीमे धीमे खत्म करके
प्रीजज करना छोड़ दिया, तो उसी का नतीजा आज ये है कि आज आपकी पहचान 18 प्रदेशों के अंदर ऑलरेडी है। और पूरी उम्मीद है मुझे, जो बचे हुए हमारे हैं लगभग, अगर हम यूनियन टेरिटरीज को भी मिला रहे तो जो 30-32 है हमारे पास, उन सब जगहों पे आपकी टीम बहुत जल्द होने वाली है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में एक और सवाल जो आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा सर, बहुत सारी चीजें आपने बताई, अब अगर मैं लास्ट समराइज करके एक रीजन जानना चाहूँ कि लोगों को मोदी केयर क्यों करना चाहिए, वो एक रीजन क्या होगा? बहुत सिंपल है सर, और इस सिंपल को इतने साधारण से सवाल को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए सर, मैं तो व्यापारी हूँ, शुरू से बिजनेस में रहा, पढ़ाई में कोई खास अच्छा नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट रहा। हम फिसड्डी भी नहीं थे, लेकिन आगे भी नहीं बैठते थे। मुझे लगता है सर कि आज कोई भी आप धंधा कर लीजिए, कोई भी छोटा से छोटा धंधा करेंगे, आपको वहां भी 1 लाख, 2, 4 लाख, 5, 10 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मेरा हॉस्टल का जयपुर में काम था, तो मैं जो मेरी रेंटेड सारी बिल्डिंग थी, मेरा 12 से 15 लाख रुपए हर महीना रेंट था उसका, और 40 लोगों का स्टाफ था उसमें। और जो सैलरी, अगर 10,000 रुपए भी सैलरी मांगते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कितनी सैलरी में बांटता था। तो ये जो बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, और इतने सारे चीजों को अरेंज करना, बहुत सारी माथापौड़ियां होती है सर, बहुत सारी हेडेक होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है मार्केट में, कंपटीशन भी ज्यादा है। जहां मेरा हॉस्टल चल रहा है, अगर बगल में किसी का हॉस्टल आ गया तो मेरा बिजनेस कम हो जाएगा। एक्चुअली मार्केट में बहुत कंपटीशन है। कोई भी बिजनेस में जाएंगे आप, कोई भी धंधा करेंगे, वहां आपको कंपटीशन से सामना करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स साथ में खड़ा होगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय में। सरकारी नौकरी है नहीं, और है तो बहुत कम है, और बिजनेस करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, आपके पास मनी पावर होनी चाहिए, आपके पास अनुभव तो जरूरी है, और बहुत सारा सेटअप होना चाहिए। मुझे लगता है सर कि मोदी केयर इसलिए लोगों को करना चाहिए कि आज जो समय चल रहा है, ज्यादा पैसा लगा नहीं सकते। तो जैसे अभी कोविड आया, जरूरी कोविड चला गया, कोविड जैसी बीमारी कल कोई आ गई और हमने 50 लाख रुपए धंधा में डालकर स्टार्ट किया, और कल कोई परेशानी आ गई, कल कोई बीमारी आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे? लोग बर्बाद हो चुके हैं, आपको पता है। तो मुझे लगता है सर, मोदी केयर करने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं गिनाने बैठा तो मैं आपको 1000 कारण गिना सकता हूं सर कि इंसान को मोदी केयर क्यों करना चाहिए। लेकिन मैं बिजनेसमैन हूं, तो मैं बिजनेसमैन की दृष्टि से देखता हूं कि सर कोई लॉस नहीं है, 100% कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और यहाँ कोई मालिक नहीं है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। एक दिन पहले दिन से एक चीज क्लियर थी, दिस इज माय बिजनेस। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ना तो मैं अपनी अपलाइन के लिए कर रहा हूँ, ना मैं अपनी डाउनलाइन के लिए कर रहा हूँ। मेरे सपने हैं, मेरा परिवार है, मुझे सपनों को पूरा करना है, मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, तो ये मेरा बिजनेस है। और ये वो बिजनेस है जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि मोदी केयर क्यों करें, पैसे भी निकलने के लिए मोदी केयर करें हम, कोई टेंशन नहीं लेनी है इसलिए मोदी केयर करें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसलिए मोदी केयर करें। और कितनी दुआएं मिलती हैं सर। आज मेरी टीम में लगभग 78 कार आ चुकी हैं, 78 कार हैं, और मैं इनकी कैलकुलेशन करता हूं तो ये 16-17 करोड़ की कारें हैं। कमाल की बात यह है कि इनमें 50% कार उन परिवार में, उन घरों में, उन कॉलोनी में है जिन लोगों का सपना मोटरसाइकिल का हुआ करता था। मतलब मोटरसाइकिल लेना, उनको बाइक लेना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत सारे, मतलब कच्ची बस्ती में जो लोग रहते हैं उनके घरों में ये कार गई, कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है सर कि जो दुआएं मिलती हैं, लोगों की जो ब्लेसिंग मिलती है, और लोग जब आपके साथ में सेल्फी लेते हैं, आप अपने घर में आपका फोटो लगाते हैं, उनको लगता है इस इंसान ने हमारा जीवन बदला है। तो मुझे लगता है सर, ना तो ये नौकरी से पॉसिबल है, ना ये व्यापार से पॉसिबल है, और ना ये दुनिया के किसी भी काम से पॉसिबल नहीं है। तो मोदी केयर इसलिए भी करना चाहिए कि जीवन में अगर आप किन्हीं लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं, तब भी आपको मोदी केयर करना चाहिए। और मेरा सर सपनों में ये भी सपना था कि मैं लोगों का भला करूं, लोगों के कुछ काम आऊं और लोगों के जीवन बदलूं। ये शुरू से मेरे अंदर एक सोच थी। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला मोदी केयर का, मेरे सारे काम सर इसी एक ही प्लेटफॉर्म से हो गए। बहुत बढ़िया सर। यानी अगर हम देखें, हम सबके अगर कोई ना कोई ऐसा सपना है जो पूरा नहीं हो पा रहा,
और अगर हम उसको पूरा करना चाहते हैं तो हमें मोदी केयर कर लेना चाहिए, क्योंकि मोदी केयर में आपकी कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के करो तो आप आगे बढ़ सकते हो और आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हो। जैसा लास्ट में सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया कि लोगों की दुआएं, क्योंकि जब हम अपने साथ लोगों को आगे बढ़ाते हैं ना, तो वो लोग जो साइकिल खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए 100 बार सोचते हैं, उनके घर में जब कार जाती है, वो जब अपना घर लेते हैं, वो जब विदेश यात्रा पे जाते हैं, तो वो जो उनके अंदर से, उनके दिलों में से दुआएं निकलती है ना, वो दुआएं कहीं ना कहीं हमें इस दुनिया में भी सक्सेस देती हैं और आने वाला जो टाइम है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके आज के सेशन में, एंड थैंक यू सो मच सर। बाकी अगर आप कुछ और लास्ट में ऐड अप करना चाहें अपनी तरफ से तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू जिब्रान सर, कि बस जो हमारा समीर मोदी ग्लोबल प्लान आया है, ये बहुत बहुत खूबसूरत प्लान है। और आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं सर, आप तो खुद ही मैनेजमेंट हैं, मेरी अपलाइन से पूछ सकते हैं कि मैंने कभी भी प्लान को लेके, प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट की कमी को लेके, प्रोडक्ट की सर्विस को लेके, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, न्यू लॉन्चिंग को लेके, या प्लान में जब भी तब्दीली हुई है, कुछ अपडेट आए हैं, कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं करी। मेरा सिर्फ एक फोकस रहा है, मेरा काम है काम करना, काम करना। मैंने काम पे फोकस किया है। बहुत से लोग, छोटे छोटे चेंजेस जब आते हैं, बदलाव आते हैं, लोग भटक जाते हैं, लोगों को लगता है कि इस बदलाव को हम कैसे एक्सेप्ट करें। मुझे लगता है सर कि मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, और समीर मोदी ग्लोबल प्लान आया है, इसमें बहुत पैसा है। आप सब लोगों को प्रमोट करना चाहिए। लॉयल्टी प्रोग्राम हमारा बहुत खूबसूरत हो गया है, और मेरी छोटी सी सलाह है सब लोगों के लिए, अगर आप माने तो, कि 2000 रुपए का ठीक है, लॉयल्टी में डाल तो दिया है 2000 रुपए, लेकिन अगर हम 60 पीवी को ड्राइव करेंगे, डेफिनेटली हमारे को बहुत बेहतरीन रिजल्ट। ठीक है, कंपनी ने हमको सुविधा दे दी है, लेकिन हम अपने बेस पे भी तो चला सकते हैं। अगर हम 60 पीवी को ड्राइव करते हैं तो डेफिनेटली हमारा व्यापार बढ़ेगा, डेफिनेटली हमारे को जल्दी ग्रोथ मिलेगी और प्रोग्रेस होगी हमारी। तो आप लोग, और थाईलैंड तो है ही, मैं लगभग 5 से 6 अभी ट्रिप कर चुका हूँ, बहुत आनंद आता है। कंपनी बहुत खर्चा, दिल खोल के खर्चा करती है। दोस्तों, थाईलैंड का सपना लीजिए, हम सब लोग मिलके थाईलैंड चलेंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे। गो डायरेक्टर, गो डायमंड। थैंक यू जिब्रान सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट। एंड लास्टली जो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि हाँ, ग्लोबल प्लान के बेनिफिट्स, हम लोग अपने जो टारगेट सेट कर रहे हैं ना, वो 2000, 2500, 3000 पे ना करें, हम 60 पीवी का कल्चर ड्राइव करें, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की एक इंपॉर्टेंट नींव है। और 60 पीवी करेंगे तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली बार है कि सेल्फ यूज पे अपने एमपी नंबर पे 60 पीवी और 5-8% पे, तो आपको कंपनी के प्रॉफिट में से भी शेयर मिल रहा है। जो बेसिक बिहेवियर लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उनको भी कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर दे रही है समीर मोदी सुपर बोनस के तौर पे। तो बिजनेस प्लान, ग्लोबल प्लान हमारा बहुत बेहतरीन है, उसको यूज करें, करवाएं, उसके बेनिफिट समझें, अपनी अपलाइन से बैठे कांटेक्ट करें और सीखते सिखाते हुए इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। राइट, तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अब हम लोग फिर मिलेंगे और बात करेंगे हम बाकी की चीजों के ऊपर भी। हम अपना लगातार इस 3 बजे की आजादी की पाठशाला को चलाते जा रहे हैं। कल हमारा यही सेशन होता है जो कि हमारे ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है 3 बजे। तो रोजाना 3 बजे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं जो आपको सीखने, सिखाने और आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड मोदी के अमॉन। थैंक यू।